चलिए देखते हैं, थोड़ा सा गुणसूत्र के बारे में देख लिया जाए। अभी हमने जी द्रव्य बता दिया था, ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा सा देखेंगे क्रोमोसोम या गुणसूत्र क्या होता है। क्रोमोसोम या गुणसूत्र क्या होता है? गुणसूत्र को ही जो है हम इंग्लिश में क्रोमोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? क्रोमोसोम। ये कहाँ पाया जाता है? तो ये जो है केंद्रक में पाया जाता है। जो हमारी कोशिका होती है, इसका जो ब्रेन होता है केंद्रक, इसमें क्या पाया जाता है? ठीक है, इसमें क्या पाया जाता है? तो गुणसूत्र पाया जाता है। क्या पाया जाएगा? गुणसूत्र। और गुणसूत्र में आप देखेंगे तो इसमें डीएनए होता है, आरएनए होता है, जीन होते हैं। ये सब कहाँ होते हैं? तो गुणसूत्र में होते हैं। पूछेगा गुणसूत्र कहाँ होता है? तो केंद्रक में होता है। केंद्रक कहाँ होता है? तो न्यूक्लियस में होता है। न्यूक्लियस कहाँ होता है? तो कोशिका में होता है। कोशिका कहाँ होती है? हमारे शरीर में। शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका। शरीर की सबसे छोटी इकाई को कोशिका कहते हैं। अच्छा, मानव में आप देखेंगे तो मानव में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने गुणसूत्र? 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। जिसे गुणसूत्र को हम लोग जोड़ा में गिनती करते हैं, काउंट करते हैं, इसलिए इसको हम 23 जोड़े कह सकते हैं कि एक मनुष्य में कितना गुणसूत्र? तो 23 जोड़े गुणसूत्र पाया जाता है। कितना गुणसूत्र होगा? 23 जोड़े गुणसूत्र होता है एक मनुष्य में, ठीक है। वही गुणसूत्र के चित्र की बात करें हम, गुणसूत्र कैसा दिखता है? तो गुणसूत्र कुछ इस प्रकार का दिखता है, ठीक है। गुणसूत्र कुछ इस प्रकार का। इसको थोड़ा सा हम खींच देंगे तो इसमें से हमारा निकल जाएगा डीएनए। क्या निकल जाएगा? डीएनए। थोड़ा सा डीएनए का और खींचेंगे तो फिर आरएनए, फिर थोड़ा सा और करेंगे तो इसी प्रकार से गुणसूत्र में सब पाए जाते हैं, डीएनए, आरएनए, जीन। थोड़ा सा देख लीजिए। अच्छा, मनुष्य में बात की हम तो 46 गुणसूत्र अर्थात 23 जोड़े गुणसूत्र। वहीं अगर बात की जाए कि मेल में कितना, यानी एक मनुष्य पुरुष में कितना, एक पुरुष की बात की जाए तो इसमें 44 गुणसूत्र और दो, ठीक है, इसमें 46 गुणसूत्र पाए जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा दो देख लीजिए। ये जो है इन्हें जो है ऑटोसोम की बात करें तो 44 ऑटोसोम, ये दो होते हैं सेक्स क्रोमोसोम। क्या होते हैं? सेक्स क्रोमोसोम अर्थात लिंग गुणसूत्र, ठीक है। कैसे गुणसूत्र? लिंग गुणसूत्र कितने होते हैं? दो। सबको मिला के कितने हो गए? 46 गुणसूत्र। कितने गुणसूत्र? 46। ये दो होते हैं एक्स और वाई। कौन से गुणसूत्र? एक्स और वाई। अच्छा, वहीं अगर फीमेल एक औरत की बात करें तो औरत में भी 46 गुणसूत्र ही होते हैं, ठीक है। 44 जो है आपके ऑटोसोम हो जाएंगे, दो आपके सेक्स क्रोमोसोम अर्थात लिंग गुणसूत्र होते हैं। कितने? अच्छा, महिला की बात करें तो इसमें एक सेक्स होता है। गुणसूत्र कैसे होंगे? एक सेक्स होंगे। वहीं अगर पुरुष की बात करें तो एक्स वाई। यानी अब इस बात को समझिए कि अगर माता या पिता में कोई संबंध है तो आने वाली संतान लड़की होगी या फिर लड़का, ये डिपेंड करता है उसकी पिता पे, उसके पिता पे। यानी आने वाली संतान जो होगी, अच्छा, दो पति पत्नी है, अब उनके आने वाले जो संतान है वो लड़का है या फिर लड़की, ये कौन डिसाइड करता है? तो मेल के गुणसूत्र डिसाइड करते हैं। किसके गुणसूत्र? मेल के गुणसूत्र डिसाइड करते हैं कि वो लड़का होगा या लड़की। औरत से इसका कोई संबंध नहीं है, औरत से इसका कोई रिलेशन नहीं है। आप स्वयं अपनी आंखों से देखिए कि यहाँ पे महिला के गुणसूत्र दोनों सेम ही है। महिला के गुणसूत्र क्या है? दोनों सेम ही है, दोनों ही एक्स है। तो इसमें से चाहे ये वाला एक जाए चाहे ये एक जाए, तो ये तो कोई जेंडर डिफाइन करेगा नहीं। लेकिन बात की जाए पुरुष के गुणसूत्र की, एक मेल के गुणसूत्र की, तो ये डिफरेंस होता है। एक एक्स होता है, दूसरा वाई, ठीक है। यहाँ से समझिए, अगर एक्स वाला गुणसूत्र चला गया, इसे मैच करा गया तो लड़का क्या हो जाएगा? लड़की होगा। लेकिन अगर वाई वाला गुणसूत्र मैच किया तो फिर क्या हो जाएगा? लड़का। यानी लड़का होगा या लड़की, यह एक पिता पे डिसाइड करता है, ना कि उसकी माता पे। ये चीज याद रखना है, ठीक है। आप थोड़ा सा इसकी शॉट ले लें। अच्छा, एक चीज थोड़ा सा मैं आपको और बताना चाहूंगा या फिर कहना चाहूंगा या सुनाना चाहूंगा कि आपसे जो लोग कह रहे होंगे कि आपसे नहीं होगा, आपको नहीं समझ में आएगा या आप नहीं कर पाएंगे, तो उनसे आप एक बात कहना, ठीक है। कौन सी बात कहना? तो शोर मत कर, अभी गमों की रात है, ठीक है। शोर मत कर, अभी गमों की रात है, धज्जियां उड़ा देंगे, बस कुछ दिनों की बात है। ये बात आप जरूर उनसे कहना कि शोर मत कर, अभी गमों की रात है,
धज्जियां उड़ा देंगे, बस कुछ दिनों की बात है। अच्छा, आप थोड़ा सा इसमें शॉर्ट ले लें, फिर हम देखेंगे कोशिका के कितने प्रकार होते हैं या फिर कोशिका कितने प्रकार की होती है। तो देखेंगे हम लोग कोशिका जो है दो प्रकार की होती है। कोशिका कितने प्रकार की? दो प्रकार की होती है। कौन कौन सा? तो जो पहली कोशिका होती है वो प्रोकैरियोटिक। ठीक है, कोशिका कितने प्रकार की? तो दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। पहली कोशिका प्रोकैरियोटिक, पहली कोशिका प्रोकैरियोटिक। दूसरी कोशिका की बात करेंगे तो दूसरी कोशिका यूकैरियोटिक। अच्छा, अब बात आएगी थोड़ा सा कि हम लोगों में कौन सी कोशिका होती है। तो हम लोगों में अगर बात करें तो यूकैरियोटिक होती है। हम लोगों में कौन सी कोशिका? यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका जो है दो प्रकार की होती है। यूकैरियोटिक कोशिका कितने प्रकार की? दो प्रकार की। अभी वो हम अगले वीडियो में बताएंगे। थोड़ा सा समझ लीजिए कि यूकैरियोटिक क्या होती है या फिर प्रोकैरियोटिक क्या होती है। तो प्रोकैरियोटिक की बात करेंगे हम लोग, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका थोड़ा सा छोटे साइज की होती है। छोटे का मतलब बहुत सूक्ष्मदर्शी से इसको देखा जा सकता, मतलब खुली आंख से इसको नहीं देख सकते हैं। जबकि अगर बात करें कि यूकैरियोटिक की, तो यूकैरियोटिक कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका से थोड़ा सा बड़ी होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका से थोड़ा सा क्या हो जाएंगी? बड़ी होती है। लेकिन अगर पूछे कि प्रोकैरियोटिक छोटी है या फिर यूकैरियोटिक छोटी है, तो बात आएगी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं? छोटी होती हैं। अच्छा, दूसरी पॉइंट इसमें देखेंगे कि इनमें जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन देखेंगे तो जीव द्रव्य से होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन की जो क्रिया है, श्वसन का मतलब सांस लेना, सांस को छोड़ना, ये क्रिया क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है। तो ये क्रिया अगर देखेंगे तो प्रोकैरियोटिक में जीव द्रव्य में होती है। जीव द्रव्य क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म, वो हमने अभी पहले आपको बता दिया। यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे। लेकिन अगर यूकैरियोटिक की बात करें तो यूकैरियोटिक में आप देखेंगे श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में हमने आपको बताया था उनकी दीवारों को क्रिस्टी कहा जाता है, जिसमें क्रिस्ट चक्र चलता है और वहीं पे O2 का CO2 में परिवर्तन होता है। O2 का CO2 में क्या होता है? परिवर्तन। श्वसन कहाँ होता है? यूकैरियोटिक कोशिका में, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। और प्रोकैरियोटिक में पूछेगा तो जीव द्रव्य में। प्रोकैरियोटिक में श्वसन की क्रिया कहाँ होती है? तो जीव द्रव्य में। अब थोड़ा सा देखेंगे कि इनमें सेलवाल भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति दोनों में पाई जाएगी, चाहे प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो, चाहे प्रोकैरियोटिक चाहे यूकैरियोटिक, कोशिका भित्ति दोनों में पाई जाएंगी। लेकिन जो यूकैरियोटिक की कोशिका भित्ति होगी वो सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है। जबकि प्रोकैरियोटिक की बात करें तो इनमें जो है कोशिका भित्ति पेप्टाइडोग्लाइकोन की बनी होती है। किसको? पेप्टाइडोग्लाइकोन की बनी होती है। ठीक है, लेकिन इसमें बात करेंगे तो इसमें सेलुलोज की बनी होती है। फिर थोड़ा सा देखते हैं इनमें राइबोसोम। राइबोसोम तो दोनों में पाए जाएंगे, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक। राइबोसोम जो है दोनों की कोशिकाओं में पाए जाएंगे, चाहे यूकैरियोटिक हो चाहे प्रोकैरियोटिक। लेकिन बात आती है छोटे बड़े की, तो बात की जाए प्रोकैरियोटिक की तो इसमें 70 यस राइबोसोम होते हैं। कितने यस राइबोसोम? 70 यस। और यूकैरियोटिक की बात की जाए तो इसमें 80 यस राइबोसोम होते हैं। यस का मतलब होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट एक ऐसी विधि है जिससे राइबोसोम की जो है थोड़ा सा उसको जांचा जाता है कि ये कितने बड़े राइबोसोम्स हैं, कितने बड़े राइबोसोम्स हैं। साइज में देखने से, मतलब अगर हमको देखने में बड़ा लग रहा है तो वो साइज नहीं। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट ये होता है कि कोई द्रव ले लिए हम, क्या ले लिए? कोई द्रव। ठीक है, सपोज कीजिए कि 2 गिलास पानी ले लिए, एक गिलास में थोड़ा सा राइबोसोम डालेंगे, दूसरे वाले में जो सबसे पहले नीचे जाएगा वो सबसे बड़ा माना जाता है। इसके हिसाब से, तो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के हिसाब से वो सबसे क्या माना जाएगा? बड़ा। तो प्रोकैरियोटिक में कैसे राइबोसोम? 70 यस राइबोसोम। यूकैरियोटिक में कैसे राइबोसोम? 80 यस राइबोसोम। इसके बाद थोड़ा सा देखेंगे कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली चाहे प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक, दोनों की कोशिकाओं में क्या पाई जाएंगी? कोशिका झिल्ली। इसके बाद देखेंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। यह क्रिया दोनों में होती है, चाहे प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक। ठीक है, इसके बाद देखेंगे डीएनए या फिर जीव द्रव। तो डीएनए चाहे प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक,
कोई भी कोशिका हो, सब में क्या पाया जाता है, डीएनए, और सब में क्या पाया जाएगा, जीव द्रव्य। ठीक है, फिर हमने आपको बताया था एक चीज, सीलिया या फ्लैजिला। क्या बताया था, सीलिया और फ्लैजिला। ये देख कोशिकाओं के ऊपर जो है आप देखेंगे, ये हमारी मान लीजिए कोई कोशिका होगा, इसके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। जो स्ट्रक्चर थोड़ा सा छोटे होते हैं उन्हें हम लोग सीलिया कहते हैं, जो स्ट्रक्चर छोटे होंगे उन्हें सीलिया, जो स्ट्रक्चर थोड़ा सा बड़े देखने को मिलेंगे, जो थोड़ा सा बड़े होंगे उन्हें क्या कहेंगे, फ्लैजिला कहते हैं। तो ये सीलिया फ्लैजिला चाहे प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक, दोनों की कोशिकाओं में पाए जाएंगे। थोड़ा सा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर इसका एक लास्ट पार्ट बचा है कोशिका का, कि इसी के दो टाइप बचे हैं यूकैरियोटिक के, कि पादप कोशिका, जंतु कोशिका। यही दो बचा है पूरे कोशिका चैप्टर का लास्ट। इसके बाद थोड़ा सा हम देखेंगे ऊतक, लेकिन पहले इन दोनों टाइप को समझ लेते हैं, कोशिका चैप्टर को खत्म करते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे हम बता रहे हैं।